बेटा मैं विवेक श्रीवास्तव ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज से। मैं आज क्लास 10th के बच्चों के लिए रियल नंबर में आगे पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो रियल नंबर में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया हुआ है और अब हम उसके आगे चल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यानी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसे संख्या एक है तो एक को ना तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं और ना ही संयुक्त संख्या। ठीक है, तो अभाज्य और संयुक्त, अभाज्य का मतलब हो गया आपके प्राइम नंबर्स और संयुक्त का मतलब हो गया कंपोजिट नंबर्स इंग्लिश में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी से भाज्य ना हो, यानी वो किसी भी संख्या से भाग न दिया जा सके। तो जैसे क्या हो बेटा, दो सिर्फ दो से भाग दिया जा सकता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो सकता। तीन भी क्या है बेटा, सिर्फ तीन से ही भाग दिया जा सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाँच सिर्फ पाँच से भाग हो सकता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, सात भी सिर्फ सात से भाग हो सकता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो सकता। और आगे बढ़ते हैं बेटा, 11, 13, 17, 19, इन चारों पर ध्यान दीजिए, यानी 20 से पहले की जितनी भी संख्या है। आप देखिए कि ये जितनी भी संख्या है 19 क्या 2 से कटेगी? नहीं। 3 से कटेगी? नहीं। 4 से कटेगी? नहीं। 5 से कटेगी? नहीं। 6 से कटेगी? नहीं। 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। और 10 दूनी 20 होता है, यानी 10 से नहीं कटा तो उसके ऊपर 11, 12, 13 किसी से भी नहीं कटना है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जितनी भी संख्याएं लिखी गई, कोई भी संख्या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही। इसी तरह से आगे बढ़िए बेटा, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, इसी तरह और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो है वो प्रथम 20 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, जो 20 अभाज्य संख्याएं हैं अर्थात यह किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती हैं, किसी भी अन्य संख्या से कटती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा कि एक हमारा जो है उसको तो ना तो अभाज्य कहते हैं और ना ही संयुक्त, लेकिन ये जितनी भी संख्याएं ऊपर लिखी गई यहाँ पे 20 संख्याएं, ये 20 क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये किसी दूसरी संख्या से कटेंगी नहीं। इसके आगे बढ़ा जाए बेटा, अब एक संख्या हम लोगों ने ली 15 का मतलब इसका गुणनखंड कर दिया जाए 3 गुणे 5, अर्थात क्या हुआ कि ये 15 खुद से तो कटेगा, इसके अलावा क्या हुआ 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 30 को देखो तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 से कटेगा, 2 15 दूनी 30, 3 से कटेगा, 3 धामा 30, 5 से कटेगा, 5 छंगा 30, यानी इस 30 के जो गुणनखंड हुए 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह 42 देखिए बेटा, 2 गुणे 3 गुणे 7। ध्यान क्या रखा जाए कि जो 15 गुणनखंड है 3 और 5, ये 3 और 5 क्या है बेटा? ऊपर लिखी गई संख्या, यानी यह 3 और 5 अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 2, 3 और 5, पुनः 2 और 3 और 5, ये तीनों क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। 2, 3 और 7 ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या हमारे पास है 15, 30 और 42, इन सभी के गुणनखंड जो हम लोगों ने लिखे वह क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो आपसे पूछा जाए कि क्या हम सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? तो अब आप बताइए कि क्या लिख सकते हैं? तो अगर आप सोचेंगे, 3 आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, अगर आप सोचेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। यही क्या है बेटा? अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अर्थात प्रत्येक धन पूर्णांक n जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से भाई? कि n बराबर x1 की घात a1, x2 की घात a2 गुणे, इसी तरह बढ़ते जाओ, गुणे xn की घात an, जहां x1, x2 डॉट 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 xn भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और a1, a2 डॉट डॉट an धन पूर्णांक हैं। ठीक है, मतलब क्या हो बेटा कि कोई भी संख्या है अगर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसके अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है बेटा फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड की वृक्ष विधि। तो एक संख्या ली गई 32,760। अब 32,760
आगे जीरो लगा हुआ है, हम आसानी से देख सकते हैं 2 से हमारा भाग हो जाएगा। 2 से भाग किया गया, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 2, 2 छंग 12, फिर क्या बचा बेटा 7, 2 तिहाई 6, फिर क्या आ रहा है 1 और 6, 2 अट्ठे 16 और फिर जीरो लिख दिया गया। फिर 16 380, फिर से देखिए आया हमारा, और ये फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 3 बच रहा है, 2 एकम 2, 1 और 8, 2 नवा 18 और फिर जीरो बचा लिख लिया गया। इसी प्रकार से 81 90 को 2 से भाग कर सकते हैं, 2 चौक 8, फिर 1 आ रहा है 2 जीरो जीरो, फिर 9 आ रहा है तो 2 चौक सॉरी 1 9 आ रहा है तो 2 नवा 18, 1 जीरो 2 पंजे 10, तो ये क्या आया 40 95। अब यहाँ क्या आ गया बेटा 5 आ गया अंत में, आप देख पा रहे हो अंत में क्या आ गया 5, तो ये अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 3 से। क्यों? क्योंकि 5 4 9 और 9 9 18, तीनों संख्याओं का योग करेंगे और हम देखेंगे कि इसका सम किसके बराबर हो रहा है, इसका योग किसके बराबर हो रहा है 18 के, और 5 4 9 9 18, 18 क्या होता है बेटा, अगर इसका योग पूरी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, 18 3 से कट रहा है, 3 से 18, यानी ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। काटा जाए भाई, 3 एकम 3, कितना बच गया 1 जीरो, 3 त्रिका 9, अब कितना बचा 1 और 9, 3 छंग 18, अब कितना बचा 1 और 5, 3 पचे 15। फिर देखा जाए बेटा 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 1 15, 15 3 से कट जाएगा, अर्थात यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 चौक 12, 1 6 3 पचे 15, 1 5 3 पचे 15, ठीक है, तो 455 आ गया। अब देखा जाए भाई कि यार 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए भाई 5 5 10 और 4 14, 14 3 से कटता है नहीं, तो 14 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब अब यह पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटनी चाहिए। अंत में क्या है इसके 5 है, तो 5 से देखा जाए भाई 5 नवा 45, फिर 5 एकम 5। अब क्या हो गया भाई लास्ट में ना तो जीरो है ना 5 है, इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है 7, 7 से देखा जाए तो 13 सते 91, तो 7 एकम 7, और फाड़ा आपको याद होगा, टेबल याद होनी चाहिए, 13 सते 91 होता है, 13 यहाँ पर आ गया, तो 7 और 13, अब 13 खुद भी अभाज्य संख्या है तो इसके आगे हमारा नहीं होगा, अर्थात हम 32 760 को लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के क्रम में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, अर्थात क्या होगा 2 कितनी बार आ रहा 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 की घात 2, 5 कितनी बार आया 1 बार, तो 5 एक ही बार है, 7 की घात 1 ही है और 13 घात 1 ही है। तो ये क्या हो गया बेटा अभाज्य संख्याएं, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी, 7 भी और 13 भी। तो क्या देखा गया है कि किसी भी संयुक्त संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और यह जो लिखा गया बेटा ये यूनिक होता है, अद्वितीय, यूनिक, यानी कि ये इसी प्रकार से लिखा जा सकता है और कोई दूसरी संख्याओं का गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप 3 स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 2 क्यूब बाद में लिख लीजिए, 5 पहले लिख सकते हैं, 7 बाद में लिख सकते हैं, 13 को सबसे पहले लिख सकते हैं, यानी इसके क्रम को बदल सकते हैं, क्योंकि गुणा में आप जानते हो कि क्रम का कोई मतलब नहीं होता, क्रम विनिमय है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, तो आप पहले किसी संख्या को लिख दें बाद में दूसरी संख्या को लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस जगह पे कहा गया है कि यह अद्वितीय होता है, यानी जो प्राइम फैक्टर लिखा गया वो क्या होगा यूनिक होगा अगर उसके क्रम को छोड़ दिया जाए, यानी क्रम पर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको बोला जाता है वृक्ष विधि। अब आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालने की यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा पहला उदाहरण क्या है 12 15 और 21। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो बेटा 12 2 गुणे 2 गुणे 3 4 तिहाई 12। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 21 का 3 गुणे 7, ठीक है ना, 3 पच्चे 15 3 सत्ते 21। अब तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाए बेटा, तो उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में आ रहा हो, तो भाई इसमें 2 है लेकिन यहां नहीं है, 3 है 3 इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया 3।
अब अगर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो यही क्या हो जाएगा, HCF, इसलिए HCF का मान क्या आ गया बेटा 3। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनको भी लिखा जाता है और जो बचे हुए गुणनखंड हैं वो भी लिख लिए जाते हैं। तो बचा हुआ गुणनखंड यानी एक लाइन से शुरू करिए, सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा 2 गुणे 2 लिख लिया गया, 2 गुणे 2। फिर क्या बेटा 3 है, 3 तीनों में आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 3 को एक ही बार लिखा जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 अर्थात ये क्या हो गया 420। तो यही क्या हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60 और 60 में एक जीरो आ गया और 7 छंग 42, 420। तो एलसीएम कितना हो गया 420, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हमारा क्या है भाई, 17, 23 और 29। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें पहला क्या करना होगा, 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब आप जान लो बेटा कि 17 खुद में अभाज्य है, किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकता। तो 17 गुणनखंड 1 और 17, एक तो इसलिए लिख लिया गया क्योंकि हमें एचसीएफ भी निकालना है, तो तीनों में एक उभयनिष्ठ हमें दिखना चाहिए। अगर एक नहीं लिखेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो 1 गुणे 17, 23 भी खुद अभाज्य संख्या है तो 1 गुणे 23, 29 खुद अभाज्य संख्या है 1 गुणे 29, ठीक है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं कि बेटा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणांक 1 के अलावा नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिखा, प्लस जो गुणनखंड बच रहे हैं उनको भी लिखा जाएगा। तो 1 बेटा लिख लिया गया 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29, तो कितना आ गया बेटा 11,339। तो ये क्या बन गया एलसीएम, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। फिर से हम लोग तीसरा एग्जाम्पल भी देख लें। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या है बेटा 8, 9 और 25। तो फिर से लिखा जाए बेटा 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो भाई, देखिए एक की लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा होता है तो एक लिखे रहने से हमें ये दिखाई पड़ता है कि कम से कम एक तो है, इसलिए लिखा गया। तो 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 3, और 25 के गुणनखंड 1 गुणे 5 गुणे 5। तो अब देखो फिर से उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं ना, इसमें 2 ही 2 हैं, बाकी कहीं नहीं है। इसमें 3 3 है, बाकी कहीं नहीं है। इसमें 5 5 है, बाकी कहीं नहीं। सिर्फ एक ऐसा है जो सब में होना ही होना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 1, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 1। एलसीएम, एलसीएम में आप जानते हो बेटा कि जो उभयनिष्ठ है उसको लिखा गया, प्लस जितने भी बचे होंगे सब लिख लिए जाएंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 लिख लिया गया, और सबको गुणा करने पर कितना आ गया 1800। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 1800 हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस उदाहरण के द्वारा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख रहे होंगे, सीख जाएंगे। थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा, एक बार 2 बार में नहीं समझ में आया तो फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला जो प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक संख्या दे दी जाती है, एचसीएफ दे दिया जाता है, एलसीएम दे दिया जाता है, और कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, या कोई भी 2 चीज दे करके भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखेंगे, इस संबंध को स्थापित करेंगे कि भाई ये सत्य है कि नहीं है। तो पहला हमारे पास उदाहरण है 26 और 91। तो देखा जाए बेटा 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, तो 1 गुणे 2 गुणे 13, और 91 का 13 7 91, तो 1 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिया और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। तो अब इसमें बेटा उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है 13, तो 1 गुणे 13, 1 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके पहले के उदाहरणों में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं था इसलिए 1 यहाँ भी लिख लिया गया। तो 1 गुणे 13 का मतलब क्या हुआ 13, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया बेटा 13। एलसीएम, एलसीएम क्या होना चाहिए बेटा, जो उभयनिष्ठ हैं उनको लिख लिया, उसके अलावा जो बचे उनको भी लिख लिया, अर्थात क्या हो गया 1 2 गुणे 13, 1 2 गुणे 13 और 7 भी था गुणे 7, अर्थात कुल क्या हो गया 182। तो अब हमें क्या दिखाना है बेटा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहले लिया जाए बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं क्या है इस जगह पे, एक है 26 और दूसरा 91, तो 26 गुणे 91 क्या मिल गया बेटा 2366। अब दाहिना पक्ष क्या कहना है कि भाई ये किसके इक्वल होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के, दाहिना पक्ष एचसीएफ गुणे एलसीएफ। एचसीएफ कितना आया हुआ है 13, ठीक है, और एलसीएम कितना आया हुआ है हमारा
182। तो 13 गुणे 182 और सरल किया गया तो क्या मिल गया बेटा 2366। आप इसको करके देख लीजिएगा। तो अब हम लोग को क्या मिलता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। अर्थात हम लोग किस चीज पर, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे बेटा। इस सूत्र एक तरह से समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। फिर एक दूसरा उदाहरण इसी प्रश्न के लिए दिया गया कि 510 और 92, इसका भी एचसीएफ एलसीएम निकालिए और दिखाइए कि उन संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखा जाए बेटा 510 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो सबसे पहले 2 से कटेगा क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है 0। तो 2 से काटिए तो आपको मिलेगा 2। आगे आप काट कर देखेंगे जो गुणनखंड यहाँ मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो आप देखिए बेटा 5 दूनी 10 क्या हुआ और 3 गुणे 17 कितना हो गया 51। तो 51 गुणे 10। अब 51 का गुणनखंड 3 गुणे 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो फिर सबसे पहले किससे कटेगा 2 से, फिर जो बचेगा उसको फिर से 2 से काटिए। देखिए तो क्या मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहां 2 है, इसमें भी एक 2 है। ठीक है ना, 3 5 17 इसमें है, इसमें 2 23 है, जो कि उभयनिष्ठ नहीं। उभयनिष्ठ क्या है सिर्फ 1 2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 2, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम की बात किया जाए बेटा तो एलसीएम में आप जानते हो कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको एक बार, यानी उभयनिष्ठ 2 2 एक बार, उसके बाद जो बचा हुआ है, बचा हुआ में क्या बचा 1 2 बचा यहाँ लिख लिया, 3 बचा लिख लिया, फिर 5 बचा लिख लिया, फिर 17 और फिर 23 सबको लिख लिया गया। तो सबको गुणा किया गया तो क्या मिल गया बेटा 23,460। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी हैं 510 और 92 का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ कितना आया हुआ है 5, एचसीएफ यहाँ पर कितना आया हुआ है अगर देखिए आप तो 2, और एलसीएम कितना आया हुआ 23,460। तो अब दोनों का गुणा करें, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष देखा जाए भाई। बायां पक्ष क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 किया गया, कितना आ गया 46,920। इसी प्रकार से दाहिना पक्ष एचसीएफ गुणे एलसीएम लिया गया, तो 2 गुणे 23,460। अब इसको गुणा करें कितना आ जाएगा 46,920। तो क्या पाया गया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जो हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, उन दोनों का गुणनफल और जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल वो आपस में क्या हो जा रहा है बराबर। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए एक दूसरे तरह का प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है भाई कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या जांच करना है कि जो संख्या हमारे पास है 6 की घात n, तो किसी भी n के लिए, यानी n चाहे जितना बड़ा हो 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, किसी भी n के लिए क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, इकाई 0 आ जाए ना। 0 पर समाप्त होने का मतलब पूरी संख्या 0 नहीं हो, कि इसका इकाई का अंक क्या आ जाए 0। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब होता है कि क्या इकाई का अंक 0 आ सकता है। तो देखा जाए बेटा क्या इसके लिए जरूरी है कि अगर इकाई का अंक 0 यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 510 हुआ, 550 हुआ, 50,000 हुआ, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 10 हो 20 हो 30 हो, यानी सब में क्या आ रहा है 0 अंक, 0 पर समाप्त हो रही। अगर ऐसी कोई भी संख्या हो तो हम जानते हैं वो संख्या क्या होगी बेटा 5 से अवश्य कटेगी। जैसे 10 है तो 5 दूनी 10, 20 है तो 5 चौक 20, 100 है तो 5 दूनी 10, 0 बचा 5 0 0। ठीक है, 500 है तो 5 एकम 5 फिर 0 0, 100 हो गया भागफल। 550 है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 0, यानी कि कोई भी संख्या अगर अंत में 0 लगा हुआ है तो 5 से अवश्य कट जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो
तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए बेटा। हमारे पास जो संख्या है वो क्या दिया गया है, 6 की घात n। तो हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड देखें। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा, सब लोग जानते हो, 2 गुणे 3, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, 2 3 6, तो 2 गुणे 3, अतः 6 की घात n। इसका मतलब क्या हो बेटा, 2 गुणे 3 होल घात n, क्योंकि 6 की घात n है, 6 को तोड़ा, 2 गुणे 3 और होल पर घात n हो गया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो कौन से हैं, 2 और 3 की घात n, इनमें कोई भी 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती है, अर्थात 5 से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो बेटा कि वह 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 समाप्त होती तो निश्चित था कि वो क्या होती, 5 से विभाजित होती। तो आप क्या कह सकते हो, कहता है कोई भी संख्या n ऐसी नहीं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि n, कैपिटल N क्या है, शुरू में बताया जा चुका है, कैपिटल N क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। यानी कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें कि 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह कोई भी प्रश्न आए बेटा, 6 की जगह कुछ भी लिखा हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। और अगर उस अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है तब तो हम आगे काम करेंगे उस पे, और अगर नहीं आ रहा है तब वो स्पष्ट हो जाएगा कि कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न बेटा दूसरी तरह का, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ठीक, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या। जबकि हम देख रहे हैं, अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो 7 गुणे 11 गुणे 13 यानी ये कोई भी भाज्य नहीं है, सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। प्लस 13, ये 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अब देखो भाई, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ है 13 और इसमें भी 13, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से 13 को कॉमन कर लेते हैं, 13 को उभयनिष्ठ बाहर कर लेते हैं। 13 बाहर किया गया तो क्या बच गया बेटा, पहले दो में 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 प्लस यहां भी 13 ही था, बाहर हुआ तो सिर्फ क्या बचा, 1। अब 7 गुणे 11 77 प्लस 1 क्या हो गया, 78, यानी ये क्या मिला, 13 गुणे 78। और जैसे ही यहाँ 78 दिख रहा है यानी ये क्या हो गई बेटा, सम संख्या, क्योंकि 8 है अंत में, तो हम ये क्या होगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, अर्थात ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई 78 भाज्य संख्या, और 78 अगर भाज्य संख्या है तो फिर 13 से गुणा करो या ना करो, किसी भी दूसरी संख्या से करो या ना करो, ये खुद में अब भाज्य है, तो गुणनफल जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 13 गुणे 78 क्या मिल गया, 1014, और 1014 भी क्या होगी बेटा, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है ये 4 है, तो 2 से तो कटना ही कटना है, उसके अलावा और भी संख्या से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया कि यह एक अभाज्य संख्या होगी। तो अब अगर ये भाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या हो बेटा, ये है कहां से आया, 1014 किसके इक्वल आ रहा है, 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 किसके इक्वल आ रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अर्थात यह पूरा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इस तरह के प्रश्नों को आप पहले समझिए, जो मैंने बताया अभी, जितने भी प्रश्न भाज्य और अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करते हुए, यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्या परिभाषा है उनकी, और फिर उसके बाद उन पर आधारित जो प्रश्न बताए हैं उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है बेटा, और जो कोई भी इसको समझने का प्रयास करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग मैसेज किया करिए, जिससे कि हम लोग आपको रिस्पॉन्स भी दे सकें और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको आप पूछिए। ठीक है बेटा, चलिए, ओके।